अब्दुल्ला सफ़ा ला के बांट देना जल्दी, ठीक है। हाँ जी, जब तक मैं कहूँगा दोनों वॉल्यूम्स लेके आने हैं। अच्छा, कल हम IFRS 9 में पढ़े थे कि एक अकाउंट बनता है दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फाइनेंशियल लाइबिलिटी के नाम से एक अकाउंट बनता है। भाई ये जो कभी आना कभी ना आना ना, अब ये डिसीजन सोच लें CA में क्या करना है। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, और पता नहीं किसने धोखे में आपको बता दिया, कभी आ जाया करो कभी ना आया करो, मर्जी है जो मर्जी करो, तो कर लें आप लोग जैसे भी करना है, लेकिन ये छुट्टी और फिर आना, ये अपने फ्यूचर से खेल रहे हैं। अच्छा, ये वाली साइड याद रखिएगा हमेशा गम के लिए, और ये वाली साइड हमेशा खुशी के लिए। ये कल बात हुई थी आपसे। मिसाल क्या दी थी? लोन आपका 10 रुपये है, ये लोन आपका हो गया 12 रुपये। अब आपको 2 रुपये का क्या होगा? गम होगा, खुशी हद होगी। 2 रुपये का आपको गम होगा। तो ये सारी आपसे डिस्कशन हुई थी। ये इस रो में आ जाए, 4th रो में। ओके, सो दैट वाज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब कल जो होमवर्क के अंदर सवाल दिया था उसको निकालते हैं और डिस्कस करते हैं। खुल गया? ये अभी हो रहा है, ये हो गया। भाई इनको ना बैठने दो, ये कोई तरीका नहीं है क्लास में, जब मर्जी आ जाएं, जहां मर्जी बैठें। भाई इन पे जगह बनाओ उधर। अच्छा, हद होती है। पेज नंबर बता दें कौन सा? तो क्वेश्चन 25A का 649। हाइब्रिड में भी लेट आने लग गए हैं। अच्छा, पेज 649। पेज 649। कुछ मसले हाईलाइट किए हैं टेस्ट रूम के अंदर, वो आप अगर कभी ऐसा मसला हो रहा हो तो नीचे आ जाया करें, जो भी कोई टीचर बैठा हो उनको बता दें। वैसे उम्मीद है कल ये मसले ऑडिट की जो आपका टेस्ट होगा उसमें हल हो जाने चाहिए। पेज नंबर कौन सा है? 649। और अदील लिमिटेड रेगुलरली इन्वेस्ट इन एसेट्स। ये रेगुलरली, येलो शर्ट, आखिरी वार्निंग है, पूरी क्लास में बोले आपका क्लास से निकाल देना है। तो जिस तरह ताली बजाते हो उस तरह अगर ताली बजाई फिर भी। अदील लिमिटेड रेगुलरली इन्वेस्ट इन एसेट्स, ये डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स करता रहता है। डेट आर मेजर्ड एट FVTPL, जो FVTPL के ऊपर मेजर करता है वो। ये एसेट्स क्या होंगे? ये एसेट्स जो है वो आमतौर पे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, में साल के तौर पे समझ लें, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर हो सकती है। इस सवाल में एक और कहानी चल रही है, वो मैंने आपको भी समझानी है। फिलहाल मैं जरा कल वाली कहानी आपको पहले समझाना चाहूँगा। अदील लिमिटेड आमतौर पे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स करता रहता है, ऊपर लिख लें, और उनको रखता है FVTPL पे। यानी उससे पूछा जाता है FVTPL पसंद है? कहते हैं हाँ पसंद है। तो ऑन 1 जनवरी 18 AL इशूड डिवेंचर्स, हमारा सवाल इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स का नहीं है, AL इशूड डिवेंचर्स, तो लोन दिया या लिया? इशूड डिवेंचर्स एट फेस वैल्यू, इशूड डिवेंचर्स एट फेस वैल्यू। डिवेंचर हमने इशू किए एट फेस वैल्यू, इसका मतलब है कि फेस वैल्यू भी 100 है और इशू प्राइस भी 100 है। अदील लिमिटेड रेगुलरली इन्वेस्ट इन एसेट्स दैट आर मेजर्ड एट FVTPL। ये आमतौर पे डिवेंचर खरीदता रहता है, उनको FVTPL पे रखता है। ये बात अलग है, इसको छोड़ें, अगली बात हमारी वाली की में करें। 1 जनवरी को इसने लोन लिया, इशू डिवेंचर्स एट फेस वैल्यू, इसका मतलब है इशू प्राइस भी 100, फेस वैल्यू भी 100, टू फाइनेंस अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट। असल में इसके पास डिवेंचर खरीदने के पैसे नहीं थे, तो डिवेंचर खरीदने के लिए इसने लोन ले लिया। तो लोन लिया ताकि डिवेंचर खरीद दे। तो अब डिवेंचर खरीद भी रहा है और डिवेंचर इशू भी कर रहे हैं। लेकिन अभी छोड़े, हमारे कल वाली बात की तरफ आए। ऑन 1 जनवरी वो इशू डिवेंचर्स एट नॉमिनल वैल्यू टू फाइनेंस अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट। छोड़े, मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू क्लासिफाई दीज डिवेंचर्स टू बी मेजर्ड एट FVTPL। इनको FVTPL पे रखना है, इसलिए सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं कैश डेबिट लोन क्रेडिट विद इशू प्राइस।
तो लोन का अकाउंट खोलते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का, 1 जनवरी 18 की डेट डालकर ब्रैकेट में बड़ा बड़ा लिखा इशू प्राइस, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। नेक्स्ट, फीस पेड टू ब्रोकर अमाउंटेड टू 2000। ब्रोकर को फीस आपने पे की है 200, तो कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट 100 से 1 जनवरी 18, और 1 जनवरी 18 ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट द फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर वॉज 108 एट 31 दिसंबर 2018। अगर आपको 100 रुपए की बजाय 108 रुपए लोन वापस करना पड़े तो ये आपके लिए बहुत गम की बात है। ये आपके लिए बहुत गम की बात है कि आपको 100 रुपए की बजाय कितना लोन वापस करना पड़े, 108 रुपए। और ये वाली साइड है भी गम के लिए। देयर वॉज नो चेंज इन ओवर क्रेडिट रेटिंग। हमारे पर लोगों के एतमाद में कोई तब्दीली नहीं आई। इसका मतलब है ओसीआई वाला कुछ भी जीरो है, सारा कहां जाएगा, P&L में, सारा मार्केट फैक्टर्स की वजह से। 8, अब मैंने आपको कहा था कि आपने देखा करना है ये कौन सी साइड है, गम। तो पहले गम को रिकॉर्ड करना है, फिर इस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है। तो पहले गम को रिकॉर्ड करें, गम डेबिट कितने से, 8 से। फिर इसको बैलेंसिंग निकाल लें। अभी सवाल में कोई डाटा अजीब सा था ही नहीं, इसलिए ये बैलेंसिंग बस आसानी से निकल आया। ये पहले साल की एंट्रीज अभी पूरी नहीं हुई। AL इशूड 9% डिवेंचर्स, ये कूपन रेट है। जो डिवेंचर के 7% लिखी होती है वो कूपन रेट होता है, और FVTPL मॉडल में इफेक्टिव रेट चाहिए भी नहीं होता। तो 31/12/18 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। यहां अब मुझे ना अनलकीली इशू प्राइस नहीं चाहिए, यहां मुझे चाहिए वो लकीली बराबर है इशू प्राइस के। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे फेस वैल्यू के ऊपर। अच्छा, इसके बाद भाईजान बुरहान अहमद अली साहब, असद साहब, हमजा अनवर साहब, मोहम्मद मुआज गुज्जर साहब, मुनीब अहमद साहब, कासिम मुगल, रेहान, शहजाद उमर और जैन अली साहब, आप हजरात ने कल जूम मीटिंग के अंदर माशाल्लाह बड़े अच्छे सवाल पूछे। खास तौर पे ये जो बुरहान अहमद ने सवाल पूछे, इसकी बेस पे 1-2 सवाल मैं इंशाल्लाह बना के आपसे जो है वो शेयर करूंगा। तो आप हजरात को दाद दी जाती है कि आप हजरात ने मीटिंग में फुली हमारे साथ कल पार्टिसिपेट किया और सारे सवाल पूछ के आपने जो है वो बाकी बच्चों के लिए भी फ़ायदा। इसमें एक और जूम मीटिंग में बंदा मिला था, उसने बताया कि एक दिन तो मैंने मोबाइल साइड पर रख दिया और उससे अगले दिन जाके मैंने मोबाइल बेच दिया, और अल्लाह का शुक्र है तब से पढ़ पढ़ के मैंने लुट मचाई हुई है। वैसे भी लोग मिलते हैं मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान के, ये खबरें भी आ रही हैं। अच्छा आगे जी, द फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स वॉज 102 ऑन अगले साल का एंड। अगले साल के एंड पे फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स है 102। 1 जनवरी 19, इसको ब्रॉड डाउन बना लें, 31/12/19 102। अब साल के शुरू में मेरा अंदाजा था कि लोन है मेरा 108, लेकिन साल के एंड पे मेरा अंदाजा है कि मेरा लोन है 102। अब मुझे बताएं, ये मैं लोगों के पैसे वापस करने हैं, 108 की बजाय 102 वापस करने हैं, ये मुझे खुशी होगी लेकिन बदनामी भी साथ है मेरी। मुझे खुशी होगी कि मैंने 108 की बजाय कितने वापस करने हैं, 102, लेकिन बदनामी भी है। किस वजह से? इस वजह से कि लोगों का एतमाद मेरे पर उठता जा रहा है, लोग मेरे पे एतमाद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एक बदनामी भी है। AL ने अंदाजा लगाया है इसमें 4000 की चेंज। कल का सवाल आसान था, 4000 के साथ लॉस या गेन का लफ्ज लिखा हुआ था, आज चेंज का लफ्ज लिखा हुआ है। 4000 की चेंज इज ड्यू टू अस, 4000 की चेंज हमारी वजह से है। मुझे जरा आगे ना पढ़े, मुझे जरा टोटल चेंज देख लेने दें। व्हाट इज टोटल चेंज? 6। तो ऑब्वियसली फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सादा सी बात है, चेंज आई कितनी?
उस चेंज में से 4 की चेंज, अब चेंज तो लिखनी ही किस साइड पे, जरा सोच के बता दें, इधर लिखनी है, तो उसमें से 4। अब द क्वेश्चन वाज वेरी वेरी क्लियर, माना कि उसने गेन या लॉस का लफ्ज नहीं यूज किया, बट उसने क्लियरली अकल लगाएं, 108 की बजाय कितने वापस करने हैं, कितना बैलेंसिंग आ रहा है, इस साइड पे 6, गेन वाली साइड पे 6 बैलेंसिंग आ रहा है। क्या द एस्टीमेट लगाया गया है कि हमारी वजह से 4 का चेंज है, तो बाकी 2 का चेंज, फिर बाकी 2 का चेंज मार्केट की वजह से होगा। तो इसलिए 4 को आप डालेंगे फेयर वैल्यू रिजर्व में ओसीआई, गेन कितना 4 का, बाकी कहां चला जाएगा, पी एंड एल में। एक और हिंट था कि ये गेन है, वो जरा गहरी बात है, आज कर रहा हूं आपसे। एक और हिंट था कि ये गेन है। हमारे ऊपर लोगों का एतमाद ड्रॉप हो रहा है, तो हमारी बदनामी हो रही है। एक लफ्ज़ उसने यूज किया हुआ था, हमारी हो रही है बदनामी। अब हमारी जब बदनामी होगी तो सोचें, हम कम वापस करना होगा, सोचें सोचें सोचें, सारा लिंक बनाएं। जब हमारी बदनामी होगी तो लोन कम वापस करेंगे ना, तभी बदनामी होगी ना। जब लोन कम वापस करना होगा, तो जब मेरी जिंदगी में कभी मुझे महसूस हो कि लोन मैंने कम वापस करना है, तो अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही होगी। यहां से भी पता चल रहा था कि ये 4000 किसके मानी में है, क्योंकि लोन कम होना क्या होती है, खुशी। कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया था, ड्रॉप्ड के लफ्ज को। वेल डन, जरा पूरा लिंक बनाएं, क्योंकि ऐसे ड्रॉप्ड से खाली समझ नहीं आना पेपर में। और मैं एक्सप्लेन करता हूं दोबारा, एक दफा जरा यहां तक नोट कर लें, ये पूरी 3 चीजें बनाएं। हाँ जी, क्या ये वाली बात क्या बताई थी, ये वाली बात मैंने वाज़ेह तौर पे बताई नहीं थी। नहीं, ये जूम की मीटिंग ऑनलाइन वालों के साथ थी, आप लोगों के साथ नहीं थी। आप लोग तो फैकल्टी रूम में आ जाते हो, आप लोगों के लिए तो मैं बैठा होता हूँ क्लास से पहले आधा घंटा। जब भी आप आते हो मैं तो वेलकम करता हूँ, बस ये है कुछ खिलाता पिलाता नहीं हो। ये मैं सोच रहा हूँ मसला एड्रेस करूँ, होना नहीं वैसे। अच्छा, तो भाई तीनों क्लासों में नोट्स पहुँच गए? चलें ज़रा 1 मिनट लगा के बांट दें। नहीं पहुँचे क्लास में, पहुँच गए? आपके साथ वाला जो है ना, इतना कमाल बंदा है कि याद रखिएगा इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि ये ना ये तो फलां के साथ बैठ जाएंगे गुजारा चल जाएगा। तो पहले तो आपके दिल में उसके बारे में ना अजमत होनी चाहिए, और आज उसके सर पर शफकत का हाथ रखें। नहीं, मैं सवाल नहीं ले रहा अभी मैं कुछ बातें कर रहा हूँ अपनी। तो इसलिए ऑनलाइन वालों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें दानिश के साथ बिठाएं, हम किसी एक दिन क्लास में आएंगे। शर्म आ गया। अच्छा जी, बहरहाल 7 वाले की तारीफ में करा था, आप लोगों ने रुकवा दिया था मुझे। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से जो आपको मिली हुई है, बस वो कोई ऐसी हरकतें ना करें कि जहमत बन जाए। जी भाई, अब आप सवाल पूछ लो। मैं बताता हूं, ओवरऑल की बात नहीं हो रही। इधर देखें जी, फेयर वैल्यू हो गई 102। मुझे बताएं लोन कितना वापस करना था। यार जा रहा है ये क्लास छोड़ के। लोन कितना वापस करना था? 108। अब कितना वापस करने? 102। इस रो में नहीं मिला, विंग नीचे करवानी है। अच्छा फिर देखें मत। अच्छा, कितना लोन वापस करना था? 108। कितना वापस करना है? 102। इस भाई मेरे से पूछो ना। इसका मतलब यह है कि 6 का लोन मैंने वापस नहीं करना, रख लें अपने बाबत, छोड़ें अभी टाइम। इसका मतलब है मुझे खुशी हो रही है। लेकिन एक और एंगल से सोचें कि लोगों से मैंने 108 मिसाल के तौर पे नजर आ रहे हैं और उनकी जगह 102 देने हैं, तो एक तरह की ये क्या है, खुशी तो है लेकिन बदनामी भी है कि लोग कह रहे हैं यार पैसे कुछ और देने थे, आप कुछ और दे रहे हैं। आगे सवाल में पढ़ें। इस 6000 की खुशी में से 4000 हमारी वजह से है, क्योंकि हमारी रेटिंग ड्रॉप हो गई है। हमारी अपनी रेटिंग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मसला है, मार्केट में मसला नहीं है। लोगों का सिर्फ हम पे एतमाद उठा है, मार्केट ने कोई मसला नहीं किया। जब लोगों का हम पर एतमाद उठा तो हम हुए बदनाम। जब बदनाम होते हैं तो आपको पता है बदनाम बंदा पैसे वापस, ये बदनाम बंदे की खासियत फील करें, फील हो रही है? बदनाम बंदे की खासियत उधार वापस नहीं करता,
उधार, लास्ट वार्निंग है आपको भी आज, इधर भी आपकी एक शिकायत आई थी, उधार कम वापस करना क्या होता है? खुशी होता है। तो ये मैं बताना चाह रहा था, यहां से भी साबित हो रहा है कि 4,000 रुपए की हमें क्या आई है? खुशी आई। तो 4,000 रुपए की खुशी बुक कर ली, बाकी खुशी अभी बची हुई है, इसको P&L के अंदर डालो। जी आप पूछें। फिलहाल हुआ है, अगले साल इंशाल्लाह बेहतर कर लें, वो तो आप जो भी करना है। हाँ फेयर वैल्यू पे हमारा क्यों नहीं, हमारा कसूर या कोई भी कसूर। मिसाल के तौर पे आपने मेरे से 1,00,000 रुपया उधार लिया हुआ और मुझे अब पता है कि आपसे 20,000 आ जाए, बड़ी बात है, तो दैट 20,000 इज फेयर वैल्यू, दैट 20,000 इज फेयर वैल्यू। अगर मैं किसी बंदे को ट्रांसफर करूंगा ये लोन के, यार तुम ले लो जाके, तो कहेगा भाईजान उससे तो लाख मिलना ही नहीं, तो दैट इज फेयर वैल्यू। व्हाट इज फेयर वैल्यू ऑफ लोन? कि इस बंदे ने मेरे से 1,00,000 रुपया लोन लिया हुआ है और 1,00,000 रुपए लोन के बाद मैं ये बोल रहा हूं जगह जगह जब लोगों से मिलता हूं, यार फला बंदे ने मेरे से 1,00,000 रुपया लोन लिया था, 20,000 वापस कर दे, बड़ी बात है। नो, व्हाट इज 20,000? लोन की फेयर वैल्यू। जी पूरी मार्केट में होगी, हमें तो एक ही बंदे का सवाल देगा ना। जी सवाल में लिखा हुआ है 4,000 हमारी वजह से है। 1,08,000 वापस करना था, वापस करना है 1,02,000, 6,000 की खुशी, उसमें से इतनी खुशी हमारी वजह से है, तो बाकी फिर मार्केट की वजह से। अच्छा, अब एंट्री करने का तरीका हमने देखा था। एंट्री करने का तरीका, एफएल को नहीं छेड़ना, एफएल को नहीं छेड़ना, ये दोनों खुशी हैं। और इस साइड पे आ जाए तो गम में। खुशी बताएं, फेयर वैल्यू, रिजर्व इन ओसीआई और P&L। फाइनेंशियल लायबिलिटी को बैलेंसिंग ले लें। जी 6, ये एंट्री हो जाएगी 31/12/19 को, और एक और एंट्री होगी क्योंकि यहां इफेक्टिव रेट का चक्कर नहीं है। 9, जी बोलें। हाँ एज ऑन, ठीक है, एज ऑन रेड मार्कर से 4 पे ही आएगा एज ऑन, क्योंकि पहले तो कोई है नहीं। चलें जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। अच्छा जी, इनको अगर हम तवज्जो कर देंगे, ये देखिए कितना लोन था, वापस कितना करना है? 350 का। अब मैं वो फिक्रा उठाने लगाऊं जो उधर से उठाया। वी एस्टिमेटेड दैट ₹23 change is due to our credit rating improvement। हमारी रेटिंग ड्रॉप नहीं हुई, हमारी रेटिंग इंप्रूव हो गई है, हमारी रेटिंग इंप्रूव हो गई है। पहले इसके बगैर देखें, पहले इंप्रूवमेंट के लफ्ज के बगैर देखें, कितना उधार वापस करना था, कितना वापस करना है। इसका मतलब है हमें गम हो रहा है, इसका मतलब है हमें गम हो रहा है कि मैंने 300 की बजाय लोगों को कितना वापस करना है। लेकिन एक और एंगल से सोचें, लोगों का हम पर एतमाद बढ़ रहा है, लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे अल्लाह का शुक्र है यार 300 की बजाय आप 350 आएंगे, मौजें लगी। ठीक है, तो सोच के बताया करें दो बातें साथ ही, 300 की बजाय 350 वापस करना है। अकाउंटिंग के एंगल से बात करें कि मुझे 50 रुपए का गम नजर आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये गम तो है, लेकिन लोग मेरे पर एतमाद कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ना कि मैं 300 की बजाय अल्लाह का शुक्र है अब कितना वापस कर दूंगा, 350। अब मुझे बता दें डिफरेंस 50 का क्या आ रहा है, गम आ रहा है। 23 की चेंज यानी गम नहीं, 50 में से 23 का गम हमारी वजह से है, तो इसे किधर डाल दें, कितना 23 और बाकी 27। अब मैं आपको साबित करता हूं कि ये 23 क्या है। हम इंप्रूव कर रहे हैं,
इंप्रूव करने का क्या मतलब है? बदनामी हो रही है या एतमाद बढ़ रहा है? हमारा नाम बन रहा है। जब हमारा नाम बनेगा तो मुझे लगता है हम लोन वापस ज्यादा करेंगे, लोन वापस ज्यादा करेंगे, लोन ज्यादा होगा, लोन ज्यादा वापस करेंगे। लोन वापस करने से, लोन वापस करने से क्या होगा? इस वजह से भी मैं 23 को क्या कह रहा हूं? गम कह रहा हूं। नोट कर लीजिए। कितने लोगों ने इसी तरह सोचा था? जरा बता दें हाथ खड़ा करके। अब हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें, जरा मैं देख लूं कितने लोगों ने इस तरह सोचा था। आखिरी 2 रोज में किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। समझ आ गई तो हाथ खड़ा कर दें। चलें, शुक्रिया। नोट कर लें। फर्स्ट ईयर में एंट्री इशू प्राइस से करते हैं, कैश, डेबिट, लोन, क्रेडिट। यार ये लोन ना मार्केट में ट्रेड होते हैं, बड़ी कहानियां दुनिया में, छोड़ो। जैसे एक बंदे की डिबेंचर की प्राइस बढ़ रही होती है ना, या शेयर की प्राइस बाजार में, तो दूसरे के लिए फिर वो लोन होता है। जी नहीं, इसको इस तरह ना सोचो। बस मार्केट में जब लोन एक चीज ट्रेड होने लग जाती है ना, तो फिर उसकी फेस वैल्यू फारग हो जाती है, फिर वो उसकी फेयर वैल्यू जो चलती है। हमारी रेपुटेशन, हमने जो लोन लिया हुआ है ये, हाँ, ओवर क्रेडिट रेटिंग क्या है? हमने कितना लोन लिया हुआ है? 300। हमने कितना वापस करना है? 350 का। इसका मतलब है कि हम लोन लेने वाले हैं, तो लोगों का एतमाद बढ़ा, तो लोगों ने कहा 300 की बजाय ये लोग तो 350 लोन वापस करेंगे, तो बड़ा जबरदस्त है। इसलिए लोगों का एतमाद हम पे बढ़ा, इसलिए हम ज्यादा लोन भी वापस करने को तैयार हैं। ये फेस वैल्यू से भी ज्यादा हो सकता है, इस तरह नहीं सोचना क्यों नहीं ज्यादा, क्यों ज्यादा हो रहा है, फेस वैल्यू से भी ज्यादा हो सकता है। जो फेयर वैल्यू दी होगी बस उस फेयर वैल्यू पर रखेंगे। ओके, अच्छा जी, एक लफ्ज था अकाउंटिंग मिसमैच, आज उसको हमने पढ़ना है। पेज 620 पे आए। अकाउंटिंग मिसमैच। हमने कुछ डिबेंचर बाय करने हैं, हमने कुछ डिबेंचर बाय करने के लिए क्या चाहिए? पैसे। और वो जो डिबेंचर हमने बाय करने हैं ना, वो रखने हैं एफईटीपीएल पर। हमारा इरादा है कि वो डिबेंचर हम एफईटीपीएल पर रखेंगे, यानी शायद वो डिबेंचर होल्ड टिल मैच्योरिटी वाले नहीं है, शायद वो डिबेंचर होल्ड और मे सेल वाले नहीं है, शायद वो डिबेंचर जो परचेज कर रहे हैं वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। हमने कुछ डिबेंचर, अपलोड हो गया मैं सोल्यूशन टेस्ट का, देख लिया था ना? अच्छा, हमने कुछ डिबेंचर बाय करने हैं और वो रखने हैं हमने एफईटीपीएल पर, बाय करने हैं और रखने हैं एफईटीपीएल पर। ये वाला जो पड़ा था, डिवेंचर बाय करने हैं और हमने रखने किस पे हैं? शायद हेल्प फॉर ट्रेडिंग टाइप हो, लेकिन बाय करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे? और दूसरी तरफ हमने कुछ डिवेंचर इशू किए हैं फॉर रेजिंग मनी फॉर बाइंग डिवेंचर, ताकि हमारे पास पैसे आ जाएं। और इशू डिवेंचर्स अमोर्टाइज कॉस्ट पर आ सकते हैं, क्योंकि इशू वाले डिवेंचर्स की डिफॉल्ट कैटेगरी अमोर्टाइज कॉस्ट है, और इशू डिवेंचर अमोर्टाइज कॉस्ट पर आ सकते हैं।
लेकिन अब एक मिसमैच सा हो जाएगा। मिसमैच क्या होगा, जो डिबेंचर हम बाय करेंगे वो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने ट्रेडिंग के लिए लिए हैं। अब जब वो मैंने ट्रेडिंग के लिए लिए हैं तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट कैश क्रेडिट, इनको मैं मजबूरन रखूंगा एफईटीपीएल पर। इन डिबेंचर्स के लेने के लिए मैंने लोन लिया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जब मैंने लोन लिया तो मैंने डिबेंचर क्या किए, इशू किए, कैश डेबिट डिबेंचर या फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब इसको मैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये तो ट्रेडिंग के लिए मस्ट है, इसको एफईटीपीएल पे रखना है, इसको मैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर रखूंगा क्योंकि इसकी डिफॉल्ट कैटेगरी है। लेकिन इससे अकाउंटिंग मिसमैच हो जाएगा। वो वाले डिबेंचर किस पे पड़े होंगे और ये वाले। इस मिसमैच को रिमूव करने के लिए अगर कभी जिंदगी में आप ऐसा करें कि एक तरफ आप उधार इसलिए ले रहे हो कि आगे आपने उधार किसी को देना है, तो इस मिसमैच को रिमूव करने के लिए आप अमोर्टाइज कॉस्ट की डिफॉल्ट कैटेगरी यूज ना करें, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए डिफॉल्ट कैटेगरी अमोर्टाइज कॉस्ट है। इसकी बजाय आप ऐसा करें, आप जो है इसको मिसमैच रिमूव करने के लिए मैच कर लें। हम मिसमैच रिमूव करने के लिए इनको किसको, फाइनेंशियल लायबिलिटी को एफईटीपीएल पे रख लेंगे। एक दफा नोट करें, फिर मैं पढ़ता हूं दोबारा उर्दू का फिक्रा। दोनों हाँ जी, हाँ जी। अकाउंटिंग मिसमैच कैसे आएगा, लोन लेकर लोन दिया, लेकिन जो लोन दिया वो एफईटीपीएल पे रखा हुआ है और लोन लिया अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना चाह रहे थे। स्टैंडर्ड कहते हैं इस तरह मिसमैच हो जाएगा, एक चीज अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ रही होगी, दूसरी एफईटीपीएल पे। ऐसा करो, इसको भी एफईटीपीएल पे ले आओ। अच्छा जी, पढ़ें। हमने कुछ डिबेंचर बाय करने हैं, हमने कुछ डिबेंचर बाय करने हैं या कर लिए हैं, करने हैं, और वो रखने हैं एफईटीपीएल पर। रख लिए हैं या रखने हैं, रखने हैं एफईटीपीएल पर। ये सारी मेरी सोच चल रही है अभी। दूसरी तरफ हमने कुछ डिबेंचर इशू कर दिए हैं और इशू डिबेंचर अमोर्टाइज कॉस्ट पर आ सकते हैं क्योंकि उनकी डिफॉल्ट कैटेगरी है। लेकिन हम मिसमैच रिमूव करने के लिए, मिसमैच क्या होगा, ये अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ रहे होंगे, ये एफईटीपीएल पे। मिसमैच रिमूव करने के लिए इनको, यानी कि इनको, फाइनेंशियल लायबिलिटी को किस पर रख लेंगे, एफईटीपीएल। अच्छा, अब फाइनेंशियल लायबिलिटी में दो मॉडल्स हो गए, एक अमोर्टाइज कॉस्ट और एक एफईटीपीएल। जब भी आप लोन लें तो पेपर में हमेशा आपने लोन लेना है तो चार कॉलम बना लेने हैं, डेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट और बैलेंस। अगर पेपर में आ गया लोन मैंने लिया है फॉर ट्रेडिंग, पता नहीं दुनिया में लोन भी बिकते होंगे, अगर पेपर में आ गया मैंने लोन लिया है फॉर ट्रेड, आज ना या बीच में, अगर पेपर में आ गया, अगर पेपर में आ गया मैंने लोन ली, इसको देख लो। अच्छा जी, जब भी लोन लिया तो आपने चार कॉलम बनाने हैं, डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, बैलेंस। अगली बात, अगर पेपर में आ गया कि लोन लिए हैं आपने बेचने के लिए, तो आपने किस पे रखना है, या अगर पेपर में आ गया कि आपने अकाउंटिंग मिसमैच रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है, तो भी आपने किस पे रखने हैं, एफईटीपीएल पे। अब ये वाला सिनेरियो कैसे आएगा पेपर में, ये वाला सिनेरियो कैसे आएगा पेपर में, इसके लिए मैं आज का सवाल दोबारा पढ़ता हूं।
आज का सवाल दोबारा पढ़ता हूं और आपने अब वो कहानी समझनी है जो मैंने अभी समझाई थी। आप लोग सवाल मत खोलें। कौन सा सवाल था? 25A। मैं आमतौर पर डिबेंचर खरीदता हूं और एफईटीपीएल पे रखता हूं। मैं डिबेंचर खरीदता रहता हूं और एफईटीपीएल पे रखता रहता हूं। यकम जनवरी को मैंने डिबेंचर इशू किए। यकम जनवरी को मैंने डिबेंचर इशू किए 1 लाख रुपए के, टू फाइनेंस सिमिलर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, ताकि मैं पैसे लूं और फिर आगे उधार दूं। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इन डिबेंचर्स को एफईटीपीएल पे रखेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड। हालांकि डिबेंचर इशू करना बाय डिफॉल्ट कहां जाना चाहिए था, लेकिन हमने सोचा है कि अब इन डिबेंचर्स को भी किस पे रखेंगे? टू अवॉइड अकाउंटिंग मिसमैच। द फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर वॉज इतने एंड बाकी सारा तो उसी तरह लिखा हुआ। अब ये सारी बात आपको समझ आई है या नहीं? मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट का एक सवाल आपके सामने रखता हूं। वॉल्यूम 2 खोलने की जरूरत नहीं, ना सवाल ढूंढने की जरूरत है, सिर्फ आपने इधर अंग्रेजी पढ़नी है और अंग्रेजी पढ़ के मुझे बता देना है कि आपने एफईटीपीएल यूज करना है या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट यूज करना है इन केस ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। दैट विल बी वॉल्यूम 2 एंड मिसलेनियस टॉपिक्स, मार्च 2023 की अटेम्प्ट। बिल्कुल मार्च 2000, शुरू में इंडेक्स में शायद सितंबर 22 गलती से किताब में लिखा गया, लेकिन सफ़े नंबर और आगे सारी चीज़ें सही हैं। अच्छा जी, किधर सवाल आया? IFRS 9 वाला, ये वाला। इसमें ये मैं एक फिक्रा पढ़ रहा हूं, क्लियर नजर आ रहा है? हाँ। ऑन यकम जुलाई ZL इशूड 2 मिलियन 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लोन लिया या इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स? लोन लिया। हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ, बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं पेपर में। अच्छा, फेस वैल्यू क्या हो गई? 2 मिलियन ज़रब 100 और 2 मिलियन ज़रब 110 नहीं 90, प्रीमियम नहीं है, ये इशू प्राइस होगी। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशुएंस ऑफ दीज इज 3 मिलियन। अभी मैं कुछ और देखना चाह रहा हूं, मैं मॉडल देखना चाह रहा हूं, ये इधर उधर की कहानियां सुना रहे हैं। ZL मैयर्ड प्रेफरेंस शेयर्स एट, हम इसमें क्या मैंने बताना था, खुद ही बता दिया, छोड़े परे। एट 31 दिसंबर शेयर, सॉरी मादर चेयर, मैंने आपका टाइम ज़ाया किया। इसमें उसने खुद ही बता दिया था। ZL इसको किस पे मैयर करे? मैं इस चक्कर में ऐसा शायद कोई ऐसी लाइन लिखी होगी जिससे आपको पता चल जाए। बहरहाल आपको पता चल गया था क्योंकि क्या लिखा हुआ था? एफईटीपीएल। तो कई दफा तो पेपर में क्या कह देगा कि इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, तो भी एफईटीपीएल, या पेपर में क्या कह देगा? अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करने के लिए, तो भी, वरना डिफॉल्ट कैटेगरी लोन लेने के लिए अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अच्छा जी, अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट की हम समरी करते हैं। आप लोगों ने मुझे समरी बतानी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट की। जी, हाँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट IFRS 9। अच्छा जी, सफ़ा मैंने आपको बांटा है और अपलोड भी किया है। ये जो सफ़ा है, अल्लाह आपका भला करे, इसमें हमने कुछ और रिवीजन भी कर लिया है। जरा देखें कैसे। फाइनेंशियल एसेट, पहली 2 क्लासें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, एक तरह का ओवरऑल टॉपिक भी जरा। फाइनेंशियल लायबिलिटी, अच्छा ये 2-3 चीजें चैप्टर में पढ़ी हैं, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल एसेट में हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट इन शेयर और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, और एक चीज पढ़ी है फाइनेंशियल लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में पहले दिन हमने पढ़ा था एफईटीपीएल और एफईटी। मेरी डिस्कशन सिर्फ आज किस पे है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। किसी को याद हो एफईटीपीएल मॉडल में ट्रांजैक्शन थी और एफईटीओसीआई में? याद है? इसके मॉडल किसी को याद हो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर के? सच्ची सच्ची एक बात बताइएगा, गप नहीं मारनी। मेरे कहने के बाद सोच आए तो फिर नहीं। जब आप अमोर्टाइज कॉस्ट बोल रहे थे तो डेट इफेक्टिव कूपन बैलेंस, फेयर वैल्यू गेन एज ऑन गेन फॉर द ईयर और एफईटीपीएल टी काउंट ज़हन में आ रहा था, साथ साथ तो हाथ खड़ा करें। अगर नहीं आ रहा था तो इसका मतलब अभी मिजाज बन रहा है आपका, ठीक है? कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ज़हन में आना चाहिए साथ साथ। चलिए छोड़ें, हम तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट में मुझे याद है हम कहते थे परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन, इधर भी परचेज प्राइस प्लस और इधर
अच्छा, ये जो ताजा ताजा मॉडल हमने कल से शुरू किया था, परसों से, अमोर्टाइज कॉस्ट और इन केस ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीछे से मिला के पढ़ना पड़ेगा ना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम इशू प्राइस, इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से शुरू होता था। और अभी जो FVTPL है उसके अंदर हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां डालते हैं? एक्सपेंस में डालते हैं। एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको मैंने नहीं पढ़ाई भी, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे, वो है शेयर इशू करने की। किस चीज की? शेयर इशू करने की। अगर आप जिंदगी में कभी शेयर इशू करें तो शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, या कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। जल्दी जल्दी सोचें, FR1 जहन में लाएं। शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट नहीं, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर उस बिजनेस में शेयर प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री होगी शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर उस बिजनेस में शेयर प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो शेयर इशू करते वक्त एंट्री होगी डेबिट करेंगे। बहरहाल ये फिर कभी देख लेंगे फाइनल अकाउंट के अंदर, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन यहां लिख दिया है। इन तीनों का नाम मुझे बता दें, इन तीनों का नाम। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, पहले दिन इनका नाम पढ़ा था। इन तीनों का नाम बता दें। फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी। एक लफ्ज पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच give rise to what? Financial asset in the books of one entity and financial liability or equity in the books of an other entity. याद आ रहा है? अच्छा, ये बंदा इन्वेस्टमेंट इन शेयर कर रहा होगा तो ये वाला बंदा शेयर इशू कर रहा होगा। ये बंदा इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर कर रहा होगा तो ये बंदा लोन ले रहा होगा। इस तरह की बातें की थी, तो मैं याद हो कि ना याद हो। आज हमने पढ़ना है ट्रांजैक्शन कॉस्ट की डेफिनेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या क्या चीजें डालनी है। जैसे वो नहीं IAS 41 में पढ़ा था कॉस्ट टू सेल की डेफिनेशन, तो कॉस्ट टू सेल में क्या चीजें डालनी है क्या नहीं डालनी। जैसे वो IAS 16 में होता था ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन डालनी नहीं, तो उस टाइप की डिस्कशन। ये किताब का पेज नंबर अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी ऑनलाइन वाले हजरात और आप सारे इधर देखें, किताब का सफा नंबर मैं आपको बता देता हूं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या इंक्लूड करना है। कई दफा आप शेयर खरीदेंगे या डिवेंचर खरीदेंगे या इशू करेंगे, आपको फीस, कमीशन, एजेंट्स वगैरह, एडवाइजर्स वगैरह, ब्रोकर्स और डीलर्स को पे करनी होगी। इट इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यस, हुकूमत कोई टैक्सेस लगाए, हुकूमत की एजेंसीज कोई टैक्सेस लगाएं तो ये भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इसे कहते हैं लेवीज बाय रेगुलेटर्स, एजेंसीज एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज। ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ट्रांसफर करने पे शेयर्स अगर कोई टैक्स लगा हुआ है। क्रेडिट असेसमेंट फीस, लोग देखते हैं कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, आप उधार वापस करोगे या नहीं। अब वो कैसे देखते हैं? इसका तरीका ये होता है कि किसी एक्सपर्ट को फीस देके कहते हैं कि चेक करो ये बंदे की क्रेडिट रेटिंग कैसी है। क्रेडिट असेसमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड सिमिलर कॉस्ट। पता नहीं पाकिस्तान में शायद स्टॉक एक्सचेंज में शेयर रजिस्टर करवाने पड़ते हो, अगर शेयर अपने नाम करवाने के कोई पैसे वगैरह तो वो भी। ये 5 चीजें क्या हो गई? इंक्लूजन्स। लेकिन IFRS 9 स्टैंडर्ड खोल के नहीं देखनी, इनको जरा बस नजर मार के याद कर लीजिएगा। ये इंक्लूजन्स हो गई। एक्सक्लूजन्स, कौन सी चीजें ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ही नहीं, कौन सी चीजें ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ही नहीं। फाइनेंस कॉस्ट, वो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, दैट इज नेवर अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, आपकी कोई अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिन कॉस्ट इनकर हो रही है तो वो ऑब्वियसली एक, आप ये कह सकते हो कि हमारा एडमिन मैनेजर गया था शेयर खरीदने के लिए, नहीं, इसको छोड़ें, इसको भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है ये। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट होते हैं आपने लॉकर बाय कर लिया, उस लॉकर में आपने शेयर रख लिया, लॉकर का किराया दे रहे हैं, तो लॉकर का किराया होल्डिंग कॉस्ट की मिसाल है। ये वो सारे सिनेरियोज हैं जहां पे आपने क्या नहीं करना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसे समझना ही नहीं। एक और चीज मैं अपलोड कर दूंगा, वो किताब में नहीं लिखी हुई लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग है। शेयर बेचने के ऊपर कई दफा आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये ट्रांसफर टैक्स नहीं होता। ये अपलोड करते हुए मैं चीज को डब्बा आगे ऐड कर दूंगा। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डील होने के बाद गवर्नमेंट को पे करना होता है, इट हैज नथिंग टू डू विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ये वाली चीजें ट्रांजैक्शन कॉस्ट में डालनी है और ये वाली चीजें ट्रांजैक्शन कॉस्ट में नहीं डालनी। जी, नहीं, अब रिफंडेबल तो नहीं होती। अगर कह दे कोई रिफंडेबल है तो फिर ठीक है, आप कर देना। एक आपसे बहुत बड़ा सवाल पूछने लगा हूं, ये सारी तो कहां जाएंगी? P&L में, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ही नहीं। इन सारी का क्या करना है? क्या ये सारी कैपिटलाइज होंगी? हाथ खड़ा करें।
भाईजान ये सारी कैपिटलाइज नहीं होंगी। अगर आपने FVTPL मॉडल इनकर किया है तो डिसाइड होगा कि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं, होने के बाद इनको कैपिटलाइज नहीं करना, क्योंकि शेयर्स आपने FVTPL में रखे हुए, फिर आपने डालना कहां है, एक्सपेंस में। तो जनरल रूल क्या बना, ये सारी एक्सपेंस में जाएंगी, ये कभी कभी कैपिटलाइज होंगी, कभी एक्सपेंस में जाएंगी। कब, वो सारी डिस्कशन हमारी हो गई है। तो मैं ऐसा करूंगा, ये दोनों बातें भी अपलोड करते हुए यहां डाल दूंगा। ये हमेशा P&L में जाएंगी, ये कभी P&L में, कभी कैपिटलाइज, और कभी लोन की इशू प्राइस में से माइनस। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट? ना करो ना उसके बाल, खुद ही कह रहा था। अच्छा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स दैट आर इंक्रीमेंटल, इनको कहते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट या इंक्रीमेंटल। किताब का सफा बता दें जहां ये सारी बातें लिखी हैं, क्योंकि ऑनलाइन वालों ने साथ साथ देखना भी होगा जरा, उनके पास ये सारी बातें किताब में लिखी हुई हैं। पेज नंबर कौन सा है? 614, 614। आप लोग तो सफे के ऊपर लिख लेना, आपके पास सफे का प्रिंट है, कि ऑनलाइन वाले 614 सफे पे लिखते रहे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, एक्विजिशन हो रही होती है डिवेंचर्स की शेयर की, दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इशू, डिस्पोजल हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इशू ऑफ अ फाइनेंशियल लस। देखिए उसने कितना मजे का यूज किया है, उसने सारी चीजें कवर कर दी, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और इशू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये लाइन लिखी हुई है किताब में, फिर ये लाइन कहीं नीचे करके कहीं किताब में लिखी हुई है। एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? इज अ वन दैट वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड इफ द एंटिटी हैड नॉट एक्वायर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। टी नहीं डला हुआ, इफ द एंटिटी हैज नॉट एक्वायर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसमें से दोनों नॉट हटा के पढ़ें, ये वाला नॉट हटाएं और ये वाला नॉट हटाएं, तो फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होगी? इट इज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड इफ द एंटिटी हैड एक्वायर्ड इट। जो एंटिटी एक्वायर करती तो होती, या उल्टे तरीके से अगर एंटिटी शेयर ना खरीदती तो ये कॉस्ट ना होती। सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। किताब का पेज नंबर जरा बता दें कौन सा है? 614, 614 पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा बेटाओ, बैलेंस शीट में मुझे बताएं, शेयर कैपिटल आता है, बैलेंस शीट में शेयर प्रीमियम आता है, बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, फेयर वैल्यू रिजर्व वगैरह आता है, शेयर कैपिटल आता है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब कुछ आता है इक्विटी में। शेयर कैपिटल ये है कि आपने ओनर से पैसे लिए हैं, शेयर प्रीमियम ये है ओनर को 10 रुपए का शेयर इशू करके 2 रुपए ज्यादा लिए हैं, रिटेन्ड अर्निंग ये है बिजनेस के सारे सालों का प्रॉफिट, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये हैं कि इन शेयर होल्डर्स को आप, मैं आपको बताऊंगा किस सफे पे ये डायग्राम बनानी है, इन शेयर होल्डर्स को आप प्रेफरेंस देंगे, जब भी कभी डिविडेंड देना होगा इनको प्रेफरेंस देंगे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे, क्योंकि शेयर कैपिटल किन शेयर होल्डर्स का होता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का। इसकी परसेंटेज फिक्स होती है, इसकी परसेंटेज फिक्स होती है, मिसाल के तौर पे 14%। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, इक्विटी के बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, आपने बैंक लोन लिया हुआ है 10% का, और शेयर कैपिटल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 12%। आपने अपने बिजनेस को फाइनेंस किया हुआ है 4 चीजों से, आपने अपने बिजनेस को फाइनेंस किया हुआ है 4 चीजों से। इस भाई को उठाएं, आपने अखबार में इश्तिहार दिया, जनरल पब्लिक ने आके आपको कैपिटल दे दिया और आपकी कंपनी बन गई, इनको आप डिविडेंड फिक्स परसेंटेज पे नहीं देंगे। अच्छा जी, इसके बाद चंद अरसे बाद आपको और पैसों की जरूरत पड़ी, आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, ऑर्डिनरी नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स, और शेयर होल्डर्स को कहा कि हम आपको डिविडेंड देने में प्रेफरेंस देंगे,
लेकिन याद रखना ये पैसा आपको हम वापस नहीं करेंगे, सॉरी। हाँ, जब कभी कारोबार बंद होगा तो इनको भी पैसा वापस मिलना है, तब आपको पैसा वापस मिल जाएगा। फिर पेएबल नहीं है वापस, इररिडीमेबल, वापस नहीं होगा ये पैसा। लेकिन फिर इनमें और इनमें फर्क क्या हुआ सर? बस एक फर्क है, और एक फर्क है कि इन पर डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलेगा और पहले इनको मिलेगा, कुछ बचा तो। दूसरी बात, आपको और पैसों की जरूरत पड़ी, आपने बैंक से जाकर लोन ले लिया, लेकिन ये तो पेएबल होता है, इसलिए ये लायबिलिटी में आता है, इक्विटी में नहीं आता। इसी तरह और पैसों की जरूरत पड़ी, आपने लोगों में शेयर इशू कर दिए, लेकिन लोगों से कहा कि यार पैसे आपको हम 5 साल बाद वापस कर देंगे, अगर आपने हमें पैसे देने हैं तो दे दो। एक ऑफर हमने एक दफा की थी जिंदगी में कि हमेशा के लिए हमें उधार दे दो, वो ऑफर थी, वो ऑफर अब खत्म हो गई है। अब हम उधार ले रहे हैं आप लोगों से, लेकिन ये 5 साल के लिए उधार है। तो डेट इज प्रेफरेंस, इनको प्रेफरेंस दें, इनको आप डिविडेंड दें जरूर 12%, लेकिन इनको इनका सरमाया आपने वापस करना है। दैट्स वाई these both are repayable, so classified in liabilities and it is classified in equity। अभी सवाल ना पूछें, सारी बातों के जवाब मिलेंगे। अब आप P&L में चले जाएं और P&L में मुझे जाके बता दें किस किस का इंटरेस्ट आएगा। P&L में आएगा फाइनेंस कॉस्ट। P&L में क्या आएगी? फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन एट 10%, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, और आएगा डिविडेंड, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एट द रेट 12%। ये दोनों चीजें लेस होंगी। फिर हमारा आ जाएगा पीबीटी माइनस टैक्स और पैट वगैरह आ जाएगा। तो P&L में इन दोनों को फर्क करेंगे। फिर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्योंकि ये लोग हमारे ओनर्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस। इधर ही वैसे आ जाता है शेयर कैपिटल इरिडीमेबल वालों का, लेकिन इसमें सिर्फ वो पैसा आता है जो इनसे लोन लिया है। इधर से आएगा पैट 333 रुपए, इधर से आएगा पैट, पैट जाएगा रिटेन्ड अर्निंग में। इस 333 को अब आप इस्तेमाल करेंगे वापस करने में। अब आपने प्रेफरेंस देनी है इनको, और फिर इनके लिए आप रेट 32% रखें या 34% रखें या 2% रखें, वो फिर इनकी किस्मत है। ये बिजनेस के मेन ओनर है, ये रिस्क ले रहे हैं, इनको हाई रिवॉर्ड मिलेगा। इनको 50% डिविडेंड में मिल सकता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। ओके, अब आप लेस कर दें 2 डिविडेंड, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का यहीं पे माइनस करेंगे। उस कॉलम में कुछ नहीं जाएगा, उस कॉलम में सिर्फ वो अमाउंट जाती है जो उनसे उधार ली हो, एट द रेट ऑफ, और देन आप डिविडेंड माइनस करेंगे शेयर होल्डर्स का, लेकिन कौन से वाले? ऑर्डिनरी। इसके लिए कोई परसेंटेज नहीं है, एट द रेट ऑफ पता नहीं कितने %। तो अब 3 सवाल। पहला सवाल, इक्विटी और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में कहां नजर आते हैं? शेयर कैपिटल और ये बैलेंस शीट में, इक्विटी में। ये दोनों अंडे जाके कहां देते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। लोन और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहां नजर आते हैं? लाइबिलिटीज में, और इनको फाइनेंशियल लाइबिलिटी कहा जाता है। यही तो कई क्लासों से बात चल रही थी, मैं कहता था इशूड प्रेफरेंस शेयर, आप थोड़े परेशान हो जाते थे। इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये लोन है। यहीं पे बिजनेस के डिवेंचर भी आ रहे होते हैं, डिवेंचर्स वो भी लोन है। लोन, डिवेंचर, ये बॉन्ड्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, जो मर्जी नाम रख लें इसका। अच्छा, डिवेंचर स्लैश लोन। अच्छा, अब ये दोनों अगर नजर आ रहे हैं लाइबिलिटीज में, तो इनका इंटरेस्ट फिर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में नहीं जाएगा। इनका इंटरेस्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं अब आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लें। किस सफे पर? पेज नंबर 4, 6, 615 पे नोट करेंगे, जहां इसकी सारी डिस्कशन हुई भी है। ये हैंड रिटन पेज 1 था किताब में, लेकिन वो ऐसा बुरा मिसप्रिंट हुआ है कि आपको नोट करना पड़ेगा दोबारा। 1 मिनट लगाएंगे, इंशाल्लाह वो रिवीजन भी हो जाएगी। इनको आप फाइनेंस कॉस्ट से पहले देंगे। ये वाली डिस्कशन तो वैसे हमारे उसमें नहीं है, मैं देख लूंगा, आपको फिर देख के बता दूंगा। ऐसे कोई स्टैंडर्ड की बात तो ये नहीं है, शायद लॉ में कुछ लिखा हुआ ऐसा।
बहरहाल इसमें मैंने तरतीब का तो जिक्र भी नहीं किया कुछ। क्या करना है, जल्दी करें नोट। यहां पर जो आप लोगों ने लोन लिया हुआ है ना वो आएगा, यानी जो आप लोगों ने शेयर कैपिटल लिया हुआ है वो आएगा। आमतौर पे इधर ब्रॉड डाउन बैलेंस आता है जो लोन लिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने शेयर इशू किए हुए हैं, जो शेयर इशू किए हुए हैं उसका सरमाया आएगा, वो क्लोजिंग भी वही होगा। जी ऊपर करने हैं, किसी को कह दें खुद कर दें रजिस्टर से। जी जी और हाँ हाँ, इक्विटी में तो फेयर वैल्यू रिजर्व भी होंगी और बड़ी चीजें होंगी। हम इस वक्त IFRS 9 की डिस्कशन नहीं कर रहे, हमारी डिस्कशन इस वक्त इस चीज के ऊपर है कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितने किस्म के हैं। नहीं, करंट भी हो सकती है, करंट नॉन करंट की डिस्कशन मैंने कहा था अभी करेंगे हम। चलिए आज हमने सबसे पहले होमवर्क वाला सवाल रिवाइज किया, FATPL फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्वेश्चन 25A, ये तो कल वाला। उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पेज नंबर कौन सा था किताब का, 614, और तीसरे नंबर पर, हाँ वो काउंटिंग मिसमैच इसी में आ गया था बस, ठीक है, पेज 615 प्रेफरेंस शेयर्स। होमवर्क का सवाल डिस्कस हुआ है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिस्कस हुई है, और अभी प्रेफरेंस शेयर्स डिस्कस हुए हैं। चलें जी इसको पढ़ें, फिर वॉल्यूम 2 निकालें। IFRS 9 में कल हम शुरू में थोड़ी सी चीज़ें शुरू से रिवाइज करेंगे, कोई एक दो सवाल और कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए IFRS 9 में। अभी लाते रहें वॉल्यूम 1 2, कोई इतनी बंदा नहीं, आप लोगों को पैदल चल के इतना ज़्यादा नहीं आना पड़ता है, करीब करीब हॉस्टल हैं आपके, तो ये छोटे छोटे बोझ उठाने याद रह जाएंगे। अपने बच्चों को बताएंगे आपके लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, गधों की तरह हम किताबें उठा के इस तरह की मिसालें देंगे। अपने के लिए गधा का लफ्ज़ यूज़ ना कीजिएगा वैसे, लेकिन ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ आपको पता है याद रह जाएंगी। फिर किसी दिन आप बिल्कुल आपके सारे 100% बाल सफ़ेद होंगे, आपके पोते पोतियाँ बैठे होंगे, आप उनको बुला के अपनी कहानियाँ सुनाएंगे। यार मैं भी एक दो जमाना था, जवान होता था, लेकिन आप क्या करूँगे, जवानी को बस जवाल आ गया। नहीं, मैं पार्ट 2 बताऊंगा कब शुरू करना है। ये कौन सा पेज है, 615, ऑर्डिनरी शेयर्स। मैं बॉटम से शुरू करूंगा। कैपिटल कहां नजर आता है इनका, इक्विटी में। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल, और इनका, इससे मुराद मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इक्विटी, इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज। इक्विटी, इक्विटी और नॉन करंट, डिविडेंड प्रेजेंटेशन। 3 डिविडेंड नजर आ रहे हैं आपको। डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, येलो शर्ट, डिविडेंड ऑन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर।
एसओसीआई इन फाइनेंस कॉस्ट एंड पीएनएल। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से शुरू करें। रिसीव्स द डिविडेंड बिफोर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड, ये भी बात सुन लें, दे रिसीव्ड द डिविडेंड बिफोर, कौन 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 कौन, दे रिसीव द डिविडेंड बिफोर इरिडीमेबल एंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर। दे रिसीव द डिविडेंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, दे रिसीव द डिविडेंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, paid only if there are spare funds after the payment of preference dividend. Ordinary shareholders, dividend rate is variable, high or low, ये वाला irredeemable और redeemable, fixed per annum। अब आप MCQ नंबर एक साथ ही कर दें, 16 है, कौन सा है देखें जी, एक मिनट। कौन सा है, 16 है 14 है? 14। MCQ नंबर 14, पेज 693, MCQ 14। कैमरा इधर रखो, MCQ सॉल्व कर लें। भाईजान एक कर लें आज, ताकि कल 19 रह जाए, सिर्फ थोड़ा सा लोड जरा शेयर हो जाएगा। कल इंशाल्लाह 150 पर MCQ। और कौन सी ऑप्शन है, जल्दी बता दें। इधर ले आओ ऑप्शन, कौन सी, डी फॉर डंकी और C फॉर कैट। Iron Limited has 5% 30 million redeemable preference share in issue। अच्छा, ये थोड़ा सा ना जरा एग्जामिनर भी जरा आपको पता है पंगे लेने लगे है। हैज से पढ़ के लग रहा था जैसे हमारे पास डिबेंचर पड़े हुए हैं, परचेज किए हुए हैं, लेकिन उसने आगे बता दिया है हैज 30 मिलियन मुर्गियां इन इशू, तो नॉट परचेज्ड। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए हैं, यानी लोन लिया हुआ है। तो बता देंगे ये कौन से वाले हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये वाले हैं। एट द रेट ऑफ 12%, हद होती है एट द रेट ऑफ, ये कूपन रेट है सारे, इफेक्टिव रेट सवाल में दिया होगा। हाउ शुड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कौन सा पहले ये तो बता, रिडीमेबल। हाउ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाउ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इसका ये दोनों चीजें कहां नजर आनी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज इक्विटी ना, एज लायबिलिटी एंड क्या, लाइट नहीं आ रही हाइब्रिड में, लाइट नहीं आ रही, मैं आ जाता हूं। अच्छा स्क्रीन ऑन है तो एक हाथ खड़ा कर दें, स्क्रीन नहीं ऑन तो दो हाथ खड़े कर दें। ओके भाईजान आप उसी उधर ही चले जाएं, भाई को भेज दें, उधर ही जरा देख लिया करें। नहीं आप नहीं, जो देख रहे थे पीछे।